कि विद्यार्थियों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक होगा जो कि अपने पिछले दिन पढ़ा था, सामंतवाद के उदय एवं पतन। तो आज हम पढ़ेंगे सामंतवाद का विकास, अर्थात सामंतवाद का जो विकास जो हुआ, उन विकास में किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उसमें जो है आज हम पढ़ेंगे सामंतवाद के विकास के कारण। सामंतवाद के विकास के कारण। अब सामंतवाद आपको जैसे कि बता दिया था कि भाई सामंत क्या है, अर्थात उस सामंतों का प्रभाव कैसा था और सामंतों ने मिलकर क्या कार्य किया। तो अपना इसमें जो सामंतों का जो प्रभाव जो था, अर्थात सामंतों के विकास के जो कारण थे, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक कारण। उसमें पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में यह था कि इसमें जो रोम था, रोम ने अपने उत्कर्ष काल में सामंतवाद का खूब विकास हुआ था और इस सामंतों ने रोम में अपना महत्वपूर्ण विकास किया था और रोम में लगभग संपूर्ण पश्चिमी यूरोप पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। संपूर्ण पश्चिमी यूरोप, संपूर्ण पश्चिमी यूरोप जो था, उस यूरोप पर इनका जो है प्रभाव इतना बढ़ गया था, इनका उत्कर्ष इतना अधिक बढ़ गया था और इन्होंने एक लंबे समय तक वह अपना जो है शासन व्यवस्था स्थापित की थी और अपना शासन चलाया था। एक लंबे समय तक रोमनों ने पश्चिमी यूरोप में शांति व सुव्यवस्था प्रदान की थी। रोमन साम्राज्य जो था, तो इसका जो है धीरे धीरे बाद में विघटन भी होने लगा। तो रोमन साम्राज्य के विघटन काल में भी पश्चिमी यूरोप जो था, उस पश्चिमी यूरोप में अराजकता, अशांति और अव्यवस्था भी बन गई थी। यानी रोमनों के विघटन के समय रोमन जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, अब रोमन साम्राज्य जो था, इनके विघटन काल, इसका विघटन काल, तो विघटन काल में या जो है अशांति, अव्यवस्था व अराजकता व्याप्त हो गई थी और अराजकता व्याप्त होने के साथ ही बाह्य आक्रमणों का सिलसिला भी यहां शुरू हो गया था। परिणाम स्वरूप किसानों का संकट बढ़ गया था और किसानों का संकट इतना बड़ा कि किसान बहुत परेशान हो गए थे और यहां इनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। अब किसानों की सुरक्षा कौन करे? किसान जो है फसलों का उत्पादन करते थे, पैदावार जो है लेते थे, अब उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था और तो चारों ओर इनको लूटने वाले ही थे, अर्थात इनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था, सभी लोग उसे लूटने वाले थे। ऐसी स्थिति में खेती करना और पैदावार करना किसानों के लिए संभव नहीं था और उधर रोमन साम्राज्य के विघटन के कारण रोमन साम्राज्य की अवनति हो गई थी और अवनति के कारण बड़े बड़े जो कुलीन सरदार थे,
वे भी अपने अपने गांव में वापस लौट आए थे। कौन? कुलीन सरदार। कुलीन सरदार ये जो रोम में ही थे, और वहां रोम का विघटन हो गया था, अवनति हो गई थी, अवनति के कारण ये भी अपने गांव की ओर वापस लौट आए थे। और जहां उनके गांव में शक्तिशाली दुर्ग और किले बने हुए थे, तो वहां वापस आके रहने लग गए थे। और ये जो कुलीन सरदार थे, कुलीन सरदार भी रात्रि के अंधेरे में अपने घरों से अपने सैनिक अनुचरों के साथ रात को लूटपाट करने के लिए निकलते थे, और ये भी खूब लूटपाट करते थे। कभी कभी जो है अपने जैसे ही कुलीन सरदारों के द्वारा इनका जो है मुकाबला होता था, और इन पर धावा भी बोलते थे। तो कुलीन जो सरदार थे, तो कुलीन सरदार ये भी क्या करते थे? रात को लूटपाट करने के लिए निकलते थे। और कभी कभी कुलीनों का कुलीन सरदारों के साथ आपस में टकराव भी हो जाता था, अर्थात कुलीनों पर धावा मारकर अपनी ही शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते थे। कुलीन सरदारों की लूट खसोट ने पहले से परेशान किसानों की और भी मुसीबत बढ़ा दी थी। यानी किसान की पहले मुसीबतें थी, लेकिन कुलीन सरदार आने से और किसानों की और मुश्किलें बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में न तो किसान सुखी था और न ही कुलीन सरदार सुखी थे। किसान तो चाहते थे कि हमारी सुरक्षा हो, और कुलीन चाहते थे कि भाई हमें समय पर धन और सेना हमें मिले। लेकिन दोनों की स्थिति एक दूसरे के विपरीत थी। इधर किसान भी दुखी थे और कुलीन सरदार भी दुखी थे, क्योंकि सरदारों को आए दिन दूसरे सरदारों के हमलों की भी चिंता लगी रहती थी। अतः दोनों एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता महसूस करते थे। किसान भी चाहते थे कि भाई कुलीन जो सरदार है वो हमारी सहायता करे, और कुलीन सरदार चाहते थे कि भाई किसानों से हमें धन प्राप्त हो, पैदावार प्राप्त हो, हमारी सहायता करे, सैनिक के रूप में भर्ती हो। तो एक दूसरे को इनकी आवश्यकता थी। किसानों को अपनी रक्षा के लिए कुलीन सरदारों के आश्रय की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्र तथा दुर्ग थे। कुलीन सरदारों को धन के साथ साथ सेना में भर्ती होने वाले लोगों की भी आवश्यकता थी, ताकि आक्रमण के समय वे अपने दुर्गों की रक्षा कर सके। अतः दोनों में समझौता हो गया था। दोनों में क्या हो गया था? समझौता हो गया था कि दोनों की बातें जो है, जो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता एक दूसरे से पूर्ण हो रही थी। किसानों ने अपनी जमीनें सरदारों को सौंप दी, और यह तय हुआ कि सरदार लोग उन्हें लूटेंगे नहीं और उनकी फसलों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके बदले में किसानों ने अपने खेतों की उपज का एक निश्चित हिस्सा, अर्थात निश्चित भाग, सामंतों को देने तथा सामंतों के दूसरे काम निःशुल्क करने का वचन दे दिया था। इस व्यवस्था से किसानों को संरक्षण तो मिला, परंतु अब वे अपने खेतों के मालिक नहीं रहे, अर्थात स्वतंत्र किसान नहीं रहे। तो एक कारण यह था। अब दूसरा कारण था प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था जो थी, इस प्रशासन व्यवस्था में यह था कि भाई रोमन जो साम्राज्य था, रोम साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था जो थी, तो प्रशासन व्यवस्था उस समय अच्छी थी। केंद्रीय प्रशासन था, और केंद्रीय प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का दायित्व था, और स्थानीय स्वशासन में कुलीन अथवा सरदार जो थे वो इन स्थानीय प्रशासन को संभाल रहे थे, उनकी व्यवस्था वही देख रहे थे। स्थानीय प्रशासन जो है कुलीन सरदार,
ये इनका दायित्व संभालते थे। स्थानीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन जो था वो महत्वपूर्ण था। केंद्रीय प्रशासन महत्वपूर्ण था। जब केंद्रीय प्रशासन जो था सबल और मजबूत था, उस समय केंद्रीय प्रशासन के जो निर्देशानुसार कार्य होता था, निर्देशानुसार, ये कुलीन सरदार उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करते थे, क्योंकि उस समय केंद्र सरकार सबल थी और कुलीन जो थे उनके नियंत्रण में थे। केंद्र सरकार का उन पर नियंत्रण था और नियंत्रण के अनुसार ये शासन कार्य चलाते थे। परंतु जब केंद्र सरकार की अवनति के दिन आए, अर्थात केंद्र सरकार की अवनति हो गई थी, केंद्र सरकार का पतन हो गया था, गिर गई थी केंद्र सरकार, यानी अवनति का काल ऐसा आया, तो उस समय जो कुलीन सरदार थे, कुलीन सरदारों ने इस पर अपना प्रभाव जमा लिया था। और प्रभाव जमाने के बाद केंद्र सरकार का नियंत्रण और प्रभाव इन पर नहीं रहा और स्थानीय कुलीन लोग स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए थे और अपनी सुरक्षा के लिए अपने से शक्तिशाली सामंतों का संरक्षण पाने लगे थे। तो ये जो प्रशासन व्यवस्था भी इसके विकास में महत्वपूर्ण जिम्मेदार थी। अब तीसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, सामंतवाद के विकास का तीसरा जो कारण था आर्थिक। सामंत प्रथा के विकास में आर्थिक अवस्था विशेषकर कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। इसका महत्वपूर्ण योगदान था कृषि का। कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। और कृषि जो है उस समय अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण साधन था। रोमन साम्राज्य में दासों की संख्या बहुत थी और कृषि के साथ साथ अन्य कार्य भी दासों से करवाए जाते थे। जो दास थे, दासों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत अधिक दास रोम में थे और उनसे बहुत से कृषि के साथ साथ अन्य कार्य भी इनसे करवाए जाते थे। तो इस तरह इनसे बहुत से कार्य करवाए जाते थे और दासों के साथ क्रूर तथा अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। क्रूर तथा अमानवीय व्यवहार इनके साथ किया जाता था और हर प्रकार से उनका शोषण भी किया जाता था। परिणाम स्वरूप दासों ने भी लगन और निष्ठा से काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इनका शोषण बहुत हो रहा था और शोषण होने के कारण इन्होंने अपनी जो है निष्ठा और लगन से काम करना बंद कर दिया था, जिससे राज्य की आय और पैदावार में कमी आती गई। अतः पैदावार बढ़ाने की समस्या खड़ी हो गई थी कि अब हम अधिक से अधिक पैदावार कैसे करें, क्योंकि दास जो थे, दासों ने अपने मन से, लगन से, निष्ठा से काम करना बंद कर दिया। तो एक तरह की समस्या वहां पैदा हो गई थी। तो दासों को कुछ सुविधा देकर पैदावार बढ़ाने की बात सोची गई कि भाई अब दासों को किस प्रकार वापस
खुश किया जाए ताकि वो अपनी जो है इस प्रकार की पैदावार को बढ़ा सके। तो ऐसी बात सोची गई, उन्हें स्वतंत्र रूप से भूमि दे दी गई कि चलो अब उनको वापस खुश किया जाए, इनको क्या की जाए, इनको भूमि दे दी जाए, स्वतंत्र भूमि दे दी गई। उन्हें अपना परिवार बसाने तथा परिवार के साथ जीवन बिताने की सुविधा दे दी गई। क्या अब ऐसा करें, दासों को क्या करें, दासों को थोड़ा सुविधा दी जाए, उनको आराम से अपने परिवार के साथ रहने दिया जाए, अपने परिवार के साथ जीवन बिताने दिया जाए। तो इस प्रकार उनको भूमि दे दी गई ताकि वो अपने परिवार के साथ भी रहे और अपनी जो है कृषि कार्य भी करते रहे। तो ऐसी सुविधा उनको दे दी गई। सुविधा के बदले उन्हें अपनी भूमि की पैदावार एक निश्चित हिस्सा अपने मालिक को भी देना पड़ता था। अब उनको सुविधा मिल रही थी तो वो चाहते थे कि भाई अब जो है भूमि पर अधिक से अधिक पैदावार करे और उसका एक निश्चित हिस्सा जो भूमि मालिक को दिया जाए, उसके बाद जो बचे वो अपना ही है। तो एक निश्चित हिस्सा अपने मालिक को देना पड़ता था और मालिक के घरेलू कार्य भी उन्हें निःशुल्क करने पड़ते थे। अब भूतपूर्व दास कृषक दास कहलाने लग गए थे। कृषक दास अपनी भूमि पर पहले की तुलना में अधिक मेहनत से काम करने लग गए थे, क्योंकि अब उनको अपने मालिक को निश्चित हिस्सा ही देना पड़ता था। तो इसलिए बहुत बड़ी कड़ी मेहनत से वो कार्य करने लगे और फसल उत्पादन करने लगे थे। तो कड़ी मेहनत से वो क्या करने लगे थे, मेहनत करने लगे थे, जिससे उनसे अधिक जो है उत्पादन का भाग अधिक से अधिक बच सके, जिसे बेचकर वो अपने अन्य आवश्यक वस्तुएं भी क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे, क्योंकि अब अपने मालिक को निश्चित जो है हिस्सा ही देना पड़ता था, बाकी का जो बचा हिस्सा उनका ही होता था। भूमिपति स्वामी अवज्ञाकारी अथवा आलसी कृषक दास को जब चाहे क्या कर सकते थे, अपने जमीन से बेदखल कर सकते थे। उस समय जो इस प्रकार के जो भूमि के मालिक थे और भूमि के मालिक वो चाहते थे कि भाई हमारा जो किसान है, हमारा जो भूमि पर जो पैदावार करे वो किसान कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, काम करना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। तो आलसी जो होते थे उनको क्या कर देते थे, आलसी जो किसान होते थे उनको भूमि से बेदखल कर देते थे। इसलिए उससे बचने के लिए ये किसान अधिक से अधिक पैदावार करने लगे ताकि वो भूमि से बेदखल न हो। इसलिए कृषक दास भूमि से जुड़ गया था। इसलिए सामंत प्रथा को एक कृषि संबंधी सामाजिक व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आधार भूमि का स्वामित्व था। तो इस प्रकार जो है ये सामंतवाद का जो विकास हुआ था और सामंतवाद बढ़ता ही गया था। तो आज का अपना इतना ही टॉपिक है। धन्यवाद।